एक जिला कलेक्टर एक चाय की टपरी पर आकर अपनी बड़ी सी गाड़ी रोकता है। गाड़ी में से बॉडीगार्ड उतरता है, ड्राइवर उतरता है, तो चाय वाला खुश हो जाता है कि आज तो मेरी कमाई अच्छी होगी, कोई बड़ा व्यक्ति मेरी टपरी पर चाय पीने आया है। वो जिला कलेक्टर जब चाय वाले के पास पहुंचता है तो कहता है कि भाई, यहाँ पर पहले एक मोहनदास नाम का व्यक्ति चाय बेचा करता था, जिसकी दुकान थी, वो कहाँ पर है? तो वो कहता है कि क्यों साहब, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाऊंगा? आपको ऐसा लग रहा है? एक बार मेरे हाथ की चाय पीकर तो देखो। तो वो कहता है जिला कलेक्टर कि चलो कोई नहीं, तुम चाय बना दो, 3 कप चाय। 3 कप चाय तैयार हो जाती है बनकर और मेज पर आकर लग जाती है। और चाय वाला उनकी तरफ डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा देखने लगता है और वो तीनों लोग चाय पी लेते हैं, कलेक्टर साहब, बॉडीगार्ड और ड्राइवर। चाय पीने लगता है। चाय वाला कहता है क्यों साहब, आप मोहनदास जी को क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? तो जिला कलेक्टर साहब उसको सारी सच्चाई बताता है। उस चाय वाले को कहता है कि मैं जब 7 साल का था, मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मेरे माँ बाप मर जाते हैं, दोनों ही खत्म हो जाते हैं और मेरे नानी नाना मुझे अपने घर ले जाते हैं। नानी नाना जब मुझे अपने घर ले जाते हैं तो वहां पर मुझसे कुछ दिन तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बाद वही व्यवहार चल जाता है जैसे एक बाहर वाले से चल जाता है। मुझे दिन भर गधों की तरह काम कराते हैं और दिन भर मुझे पढ़ने भी नहीं दिया जाता और मेरा ऐसे फायदा उठाते हैं। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं उस घर को एक दिन छोड़कर भाग आता हूँ। घर को छोड़कर भाग आता हूँ। 2 दिन मुझे भागते भागते लग जाते हैं और मैं इस चाय की टपरी पर आता हूँ। इस चाय की टपरी पर आकर जब मैं बैठ जाता हूँ तो यहाँ पर मोहनदास जी चाय बनाते रहते हैं और मेरी तरफ देखते रहे और चाय को चलाते हैं। तो मोहनदास जी कहते हैं कि क्यों बेटा, क्या चाय पियोगे? तो मैं कहता हूँ कि बाबा, चाय तो पीऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मोहनदास जी मुझसे पैसे नहीं मांगते हैं और मेरे टेबल पर झट से चाय रख देते हैं। अब फिर मोहनदास जी कहते हैं कि बेटा, क्या तुम बिस्किट खाओगे? तो मैं कहता हूँ कि बाबा, बिस्कुट तो मैं खाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मोहनदास जी मुझे बिस्किट भी दे देते हैं। उसके बाद मोहनदास मुझे खाने के लिए पूछते हैं और उनके पास 4 रोटी और सब्जी और एक अचार था। जब वो कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि बाबा, अगर तुम आज मुझे खाना खिला दो ना, तो मेरे पेट की जो आग है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पानी के बस में चल रहा हूँ। मोहनदास जी अपना लंच मुझे खिला देते हैं और मैं 4 की 4 रोटियां खाकर तब मुझे चैन आता है। और फिर मोहनदास जी मुझसे कहते हैं कि क्यों बेटा, अब तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ कि बाबा, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी इंतजार नहीं करेगा। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी है। फिर मैंने उन्हें भी अपनी कहानी बताई कि मेरे नानी नाना मुझे अपने घर ले जाते हैं, मामा और मुझसे ऐसे ऐसे काम कराते हैं। तो मोहनदास जी मेरे सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और तुम आगे करना क्या चाहते हो? तो मैं मोहनदास जी से कहता हूँ कि मैं एक बड़ा आदमी, एक सक्सेस आदमी और बहुत पढ़ना लिखना चाहता हूँ बाबा, लेकिन मैं कैसे पढ़ूं लिखूं? आप मुझे कोई राह दिखाइए, आप मुझे कोई ऐसा काम बताइए कि जो मैं काम भी कर लूं और अपनी पढ़ाई भी चालू कर लूं। तो वह कहता है, इस लड़के का नाम दरअसल राजीव होता है जो कलेक्टर बना है। तो राजीव कहता है कि मोहनदास जी मेरे सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अब तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा बाबा हूँ और तू मेरा बेटा है। जितना तू पढ़ना चाहता है मैं तुझे पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जब ये बात जो ये राजीव सुनता है तो इसकी आंखों में एक चमक होती है। मोहनदास जी राजीव का एडमिशन करा देते हैं और एडमिशन हो जाता है। राजीव स्कूल जाने लगता है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। राजीव बीच बीच में चाय बेचने में हाथ बटाता है, अपने बाबा का हर वो काम कराता है जिसके करने के वो लायक है। और मोहनदास जी भी इसका फुल सपोर्ट करते हैं, पढ़ाने में लिखाने में जितना भी इसका खर्चा आता है दिन रात मेहनत करते हैं और राजीव को अच्छे से ग्रेजुएट करा देते हैं। ग्रेजुएट हो जाती है। इधर राजीव अब सोचता है कि बाबा, मेरी पढ़ाई जो यहाँ की थी वो कंप्लीट हो गई, अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ।
राजीव जब अपने बाबा से बातें करता है तो वो कहता है कि क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम्हें पढ़ाऊंगा और एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। तू अब ये समझ लेना था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताऊं, जो मोहनदास जी थे उनका बेटा नहीं था, केवल उनकी दो बेटियां थी। बेटियां सीमा और रीना, दो इनकी बेटियां थी और पत्नी थी। अब मोहनदास जी राजीव को कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली भेजने की तैयारी कर देते हैं। उसके लिए अपनी पत्नी से लंच बनवाते हैं, अचार रखते हैं, बहुत सारी चीजें खुद अपने हाथों से उसका बैग पैक करते हैं। जब बैग पैक करते हैं तो उसके कान में एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर कोई भी किसी भी चीज को तुझे जरूरत हो तो मुझे बेहिचक होके बस तुम एक खबर कर देना, मैं तुम्हारे लिए तैयार खड़ा रहूंगा। राजीव ये बातें सुनता है, उसकी आंखें नम हो जाती है और कह देता है कि बाबा, शायद मेरे अपने भी इतना ख्याल नहीं रखते जितना आप मेरा ख्याल रखते हैं। और कुछ पैसे चुपके से राजीव के पर्स जेब में डाल देते हैं, जो मोहनदास जी होते हैं। अब राजीव सपनों की नई उमंग लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और जा धमकते हैं दिल्ली, और वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पढ़ाई वहां पर शुरू करते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि खुद राजीव बताते हैं उन चाय वाले को कि मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मेरा कोई बाबा भी था, क्योंकि मैं वहां पर इतना बिजी हो जाता हूँ। लेकिन आज इस चाय की टपरी को देखकर मुझे याद आ गया कि मेरा खोया हुआ कुछ है। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था, शायद मैं उन्हें कहीं ना कहीं भूल चुका था। ये बातें जब वो चाय वाला सुनता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वो कहता है कि बेटा, मेरा बेटा है, जो भाई है, कुछ भी है, लेकिन मैं अब मोहनदास जी का घर नहीं जानता। और वो जब इस दुकान को मुझे देकर गए थे बड़े ही मंदे में, और जल्दी सी में इस दुकान को मुझे बेच कर गए थे, उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मोहनदास जी कहाँ हैं। अब जो कलेक्टर साहब हैं राजीव, उन्हें पता था, क्योंकि जब वह उनके पास रहे थे मोहनदास के, तो कभी कभार घर भी जाया करते, और मोहनदास जी ज्यादातर उन्हें चाय की टपरी पर ही रखा करते और वहीं पर पढ़ाया लिखाया करते, जिक्र चलाते घर पर भी। लेकिन घर पर नहीं रहते थे राजीव, राजीव चाय की टपरी पर ही रहा करते थे, तभी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, घर भी जाया करते थे। अब राजीव गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पिता, जिसका मोहनदास, जिन्हें वो बाबा बुलाया करते थे, उनका घर। तो वहां पर जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक लड़की अल्लड़ सी उम्र की बाहर होती है, तो उससे कहता है कि बहन, यहाँ पर क्या मोहनदास जी नहीं है? वो कहती है कि भाई आप कौन? मोहनदास जी तो यहाँ पर नहीं है। और वो अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाती है। बड़ी बहन जब बाहर आती है तो वो कहती है कि हाँ भाई, क्या काम है? तो वो कहता है कि मोहनदास जी कहाँ पर मिलेंगे? तो वो कहती है कि आपको नहीं पता, मोहनदास जी 3 साल पहले गुजर चुके हैं। जब ये बात राजीव सुनता है तो उसी आंगन में एक खाट पड़ी होती है, जिस पर वो ऊपर से ही गिर पड़ता है। गिरते ही वो रोने लगता है, और जो बड़ी बहन अंदर से आई है वो दोबारा अंदर जाती है और एक तस्वीर उठाकर लाती है। कभी उस तस्वीर में राजीव की फोटो थी, उसके बाबा के साथ, मोहनदास के साथ। तो वो उस फोटो को देखती है और कभी उस खाट पे पड़े हुए लड़के को देखती और कहती कि भाई, तुम वही हो ना जिसके बारे में बाबा अक्सर कहा करते थे, तुम्हारा एक भाई है, वो जरूर आएगा तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। जब राजीव ये सुनता है तो और भी ज्यादा रोने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और तीनों बहन भाई गले मिलकर रोते हैं और कहते हैं कि बहन, हमारे बाबा नहीं रहे, मुझे बहुत अफसोस है कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। तीनों भाई जब जोर जोर से रोने लगते हैं तो माँ, जो एक गाय का दूध निकाल रही थी, एक ही गाय उनके पास थी, वो सुनती है कि घर में क्या हंगामा हो रहा है, तो वो अदबिर में ही उठकर घर की तरफ बढ़ती है। तो वहां पर देखती है कि उसकी बेटियां किसी लड़के के गले मिलकर रो रही हैं। जब बेटियां रोती हैं तो माँ जल्दी से पास पहुंचती है और कहती है, जब देखती है कि अरे तू तो राजीव है, तू आ गया, तेरे बाबा का विश्वास सच निकला और तू वापस आ गया, मुझे बहुत खुशी है। अब चारों ही रोने लगते हैं, क्योंकि वो मोहनदास जी को बहुत याद कर रहे थे और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब राजीव अपनी माँ के आंसू पोंछता है, बहनों के आंसू पोंछता है, कहता है कि माँ, बाबा को ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे हम सबको छोड़कर चले गए? तो माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी, उनकी बीमारी के चलते हमें दुकान भी बेचनी पड़ी, और जो जगह हम बेचते वो हमारे परिवार वालों ने दबा ली, क्योंकि हमारे पास कोई लड़का नहीं है। तो राजीव अपनी माँ की होठों पर उंगली रखकर कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ,
तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। तो वो कहती है कि बेटा कोई तो कहता है हमारे घर में पुलिस वाला है, कोई कहता है हमारा भाई थानेदार है, और सभी लोगों ने रौब जमा कर ऐसे हमारी जमीन हड़प ली। जब ये बात राजीव सुनता है तो कहता है कि माँ, अब तू उनसे जाकर ये कहे कि मेरा बेटा तुम सबसे ऊपर है, और तुम अब कहकर दिखाना। मुझे क्या कहकर दिखाओगे? तो उसकी माँ कहती है क्या बेटा तुम पुलिस वाले हो? तो वो कहता है नहीं माँ, मैं इससे भी ऊपर हूँ। क्या तुम एसपी हो, डीएसपी हो? तब कहता है कि नहीं माँ, मैं इन सब से ऊपर हूँ, मैं जिला कलेक्टर बन चुका हूँ। जब ये बात माँ सुनती है तो फूली नहीं समाती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी एक जेठानी के पास जाती है, एक बच्चे की तरह, और उससे कहती है कि तू सुन, तुम लोगों ने हमें बहुत दुखी किया ना, अब मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन चुका है। अगर तुम लोगों ने अब हमें परेशान किया ना तो मेरा बेटा तुम्हें देख लेगा। तुम क्या समझती थी कि मेरी कोई लाठी नहीं है? मेरा बेटा हो गया है। वो ऐसे नादान बच्चे की तरह धमकी देकर आती है और अपने घर आकर फिर अपने बेटे को पुचकारती है। अब जो कलेक्टर साहब हैं राजीव, वो पूरी रात वहीं पर रुकते हैं और चारों जने पूरी रात बस वही बातें करते रहते हैं कि माँ बाबा को क्या हुआ, उस समय हम ऐसे रहते थे, ये करते थे, वो करते थे। पूरी रात बातों में निकल जाती है, सुबह हो जाती है। जो एक कलेक्टर साहब हैं वो कुछ खाते पीते भी नहीं है, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं 2 घंटे में अभी वापस आऊंगा और तब आकर मैं कुछ खाना पीना खाऊंगा। माँ समझती है कि वो बड़ा व्यक्ति है, कुछ ना कुछ काम लग गया होगा। तो वो राजीव जाता है, बैंक में जितनी भी उसकी जमा पूंजी थी, जो उसने कमाया था, उस सभी को कैश लेकर और अपने गमछे में बांध लेता है। गमछा अपने पिता का, मोहनदास जी का गमछा लेकर जाता है और उसी में सारा कैश बांध कर कंधे पर डालकर एक गांव के व्यक्ति की तरह अपनी गाड़ी में बैठकर घर आता है। घर आता है, जितनी भी उसकी कमाई थी जीवन की, वो सारी अपनी माँ के चरणों में लाकर रख देता है। कह देता है माँ, तेरे बेटे ने आज तक ये कमाया था और ये भी आप लोगों का ही आशीर्वाद था, जैसे तेरा मन करे इसको ऐसे यूज करना। माँ फिर रोने लगती है और फिर कहती है कि शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म होंगे, इतना तो मेरा बेटा भी नहीं करता, मेरा सगा बेटा होता। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। तो वो कह देता है माँ, आज तो ये जीवन में बात बोल दी है, अगर दोबारा ऐसी बात बोली तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। माँ रोती हुई अपने बेटे के आंसू पोंछती और कहती है कि अब बिल्कुल भी कभी भी ये चीज अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। समय आगे निकलता है, बहनें जवान हो चुकी थी। राजीव अब बहनों के लिए एक रिश्ता तलाशता है, 2 लड़के तलाशता है, दोनों ही सरकारी नौकरी पर थे और अपनी माँ से आज्ञा लेता है कि क्या माँ, मैं बहनों की शादी कर दूं? तो माँ कहती है कि बेटा तेरी बहन है, जहां तेरा मन करे वहां पर इनकी शादी कर दे। और राजीव दोनों बहनों की शादी अच्छे घराने में कर देता है धूमधाम से, और अब अपनी माँ को लेकर वो फ्लैट में रहने लगता है अपने साथ, जहां से उसकी नौकरी आसान हो जाए। अपनी माँ को लेकर रहने लगता है। अब माँ जब घर से बाहर निकलती तो सभी लोग सलाम ठोकते, क्योंकि भाई एक कलेक्टर की माँ थी, तो वो कभी कभी अपने ऊपर गुमान भी करती थी, मेरा बेटा इतना बड़ा है कि सभी मुझे मान सम्मान देते हैं। अब एक दिन घर से बाहर जा रही होती है, तब भी उसके पैर में मोच आ जाती है। जब मोच आती है तो सोचती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का कौन ख्याल रखेगा। तो वो अपने बेटा जो कलेक्टर है उससे कहती है कि बेटा भाई, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो वो कहता है कि माँ, जैसी भी लड़की से तुम मेरी शादी करोगे मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, अमीर घर से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, मैं अच्छे संस्कारों वाली लड़की से तुम्हारी शादी करूंगी, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से लूंगी, भले ही उनके पास पैसा ना हो। तो राजीव कह देता है माँ, आपकी इच्छा है। तो वो माँ एक लड़की तलाशती है, उस लड़की से कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, क्या तुम शादी करोगी? क्योंकि मुझे तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा लगा, स्वभाव बहुत अच्छा लगा। तो वो लड़की कहती है कि माँ जी, आपका बेटा कलेक्टर है, हम उसके बराबरी के नहीं है। तो वो कहती है इस बात की टेंशन छोड़ो। तो वो कहती है कि माँ जी, आप मुझसे क्या बात कर रही हैं, इस चीज का फैसला मेरे पिता लेंगे। तो राजीव की जो माँ होती है उसके पिता से बात करती है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। जब राजीव उस लड़की को देखता है तो कहता है माँ, सच में ही आपने एक हीरा ढूंढकर मुझे मेरी जिंदगी में लाई हो, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत और गुणी है। शादी हो जाती है धूमधाम से, तीनों लोग बड़े ही मौज से रहते हैं। बहनें जब आती हैं, जब कोई त्योहार होता है वैसे भी आती हैं, और इतने हंसी खुशी से वो परिवार रहता है कि सभी लोग देखकर ये कहते हैं कि देखो कितना अच्छा परिवार है। कोई कह ही नहीं सकता
कि ये लोग इधर उधर से जुड़े हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बहन भाई से ही लगते थे। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली? क्योंकि इमोशनल भी थी, काफी दुख भरी थी। यहाँ पर एक सीख मिली है, जीवन में कितना भी दुख आ जाए लेकिन इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राजीव जो छोटी सी उम्र में बाहर निकला, लेकिन बाहर वो ऐसे सही हाथों में गया जो मोहनदास जी थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही नेक काम किया। अगर हम सभी ऐसे करें तो शायद कितने लोगों का जीवन संवर जाए। अगर आपको या हमको कभी भी ऐसा मौका मिले तो उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। वैसे तो आज का जमाना बहुत मतलबी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज में अच्छे लोग आज भी जिंदा हैं, बहुत हैं, और ऐसी सोच वाले लोगों की ही वजह से हमारा समाज बचा हुआ है। हमारा आसपास के लोग इतने अच्छे और सही हो जाएं सभी, तो बुराई का तो नाम ही नहीं रहे आसपास। कैसी लगी ये स्टोरी कलेक्टर साहब की, जिसने अपना फर्ज पूरा निभाया, लेकिन कुछ देर के लिए वो भूल चुका था, लेकिन उसने उस बात को भी भुलाकर अपना पूरा परिवार एक अच्छे से समेट दिया। और जो यहाँ पर मोहनदास जी थे, उनके लिए तो जितना सल्यूट बने ना उतना ही कम है। ऐसे अच्छे इंसान भगवान हमेशा आसपास जरूर रहने चाहिए। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छे बनिए, अच्छा कर कर देखिए, बहुत सुकून मिलता है।